वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, उसके NCERT के फुल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए अपने पूरे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हमेशा यहाँ से जो है क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट फर्स्ट जो कि हमारा पेज नंबर 40 पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच इज। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हम लोगों को मेटल्स के एग्जाम्पल देने हैं। तो पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा ऐसा मेटल होता है जो आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नेचर में एग्जिस्ट करता है? दैट इज ओनली वन मेटल, मरकरी। तो मरकरी आपका क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पे आपके लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सेकेंड पार्ट को देखते हैं, कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ। तो देखिए ऐसा कौन सा मेटल होता है जो आपका नाइफ से भी कट जाता है? तो आपके जितने भी सॉफ्ट मेटल होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो मैंने यहाँ पे पोटेशियम लिख दिया है, आप लोग सोडियम भी लिख सकते हो। थर्ड पार्ट को देखते हैं, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अब कौन सा ऐसा मेटल है आपका जो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का? तो जनरली आपका जो सिल्वर होता है दैट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो सिल्वर और कॉपर आपके जो मेटल्स होते हैं ये आपके बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो कौन सा ऐसा मेटल होगा जो आपका हीट को ईजिली कंडक्ट नहीं कर पाएगा? तो इसमें आप लोग जो है मरकरी को लिख सकते हो। तो मरकरी जो आपका मेटल होता है दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब अपन लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इजी। ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो हमको मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का मतलब बता दो। तो देखिए अगर हम लोग मैलिएबल की बात करें तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच वी बीट देम एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। तो देखिए मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जब हम लोग उनको बीट करते हैं, जब हम लोग उनको हथौड़े से मारते हैं, तो अगर वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। उसको क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा डियर? दैट इज सिल्वर एंड गोल्ड। अब इसी तरीके से हम लोग डक्टिलिटी का मतलब समझ लेते हैं। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच वी कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो देखिए मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे कि हम लोग जो है अपने मेटल को पतले से वायर में कन्वर्ट कर सकें, तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो उसको क्या बोला जाता है? डक्टिलिटी बोला जाता है। अब यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा होता है? दैट इज गोल्ड और कॉपर। अब हम लोग जो है सेट नंबर सेकेंड को देखते हैं जो कि हमारा पेज नंबर 46 पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, वाई सोडियम केप्ट इमर्स इन केरोसिन ऑयल। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आखिर हमारा जो सोडियम मेटल होता है इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में क्यों पुट करके रखते हैं? तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो मैंने आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे भी बार बार एक्सप्लेन किया था कि सोडियम मेटल इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल इन नेचर। So whenever it comes in contact with air and water, it reacts very fastly। देखिए सोडियम मेटल जो होता है आपका ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का होता है, और जैसे ही हम लोग जो है इसको एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में फ्रीली छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है, एयर और वाटर के कांटेक्ट में आके क्या करने लगता है, रिएक्शंस को शो करने लगता है। और ये रिएक्शंस आपकी इतनी एक्सोथर्मिक होती हैं कि तुरंत जो है आग लग जाती है। ठीक है, सो दैट्स वाई वी केप्ट सोडियम मेटल इन केरोसिन ऑयल
टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, सोडियम मेटल को जो है केरोसिन ऑयल में पुट करके रखते हैं, जिससे कि जो है हम लोग जो है एक्सीडेंटल फायर से बच सकें। अब यहाँ पे आप लोग जो है रिएक्शन को भी लिख दीजिएगा। तो देखिए सोडियम मेटल जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या किया, इसने सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करी और यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हुई आपकी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, हम लोगों को जो है केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए आयरन आपका बेटा जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है बेटा, Fe3O4 की फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन का सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड। और यहाँ पे हमारी क्या प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमारा आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे Fe3O4 की फॉर्मेशन होगी, ना कि आपके FeO और Fe2O3 की। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे आपका Fe3O4 बनेगा। अब हम लोग जो है इसके सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। तो हमसे क्या बोल रहा है, हम लोगों को रिएक्शन लिखनी है जब कैल्शियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करे। तो देखिए कैल्शियम और पोटेशियम आपके इतने हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कि आपके कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन को शो करते हैं। तो कैल्शियम जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक इसी तरीके से पोटेशियम जब आपका जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है और ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो ये रिएक्शंस आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सैंपल ऑफ 4 मेटल्स A, B, C and D were taken and added to the following solution one by one. The result obtained have been calculated as follows. तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 मेटल्स हैं A, B, C and D और हम लोगों ने क्या करना है, उनको जो है सॉल्यूशंस के साथ 1 by 1 ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास 4 मेटल गिवन है A, B, C और D और यहाँ पे हमारे पास 4 सॉल्यूशन गिवन है। एक हमारा क्या हो गया बेटा, फेरस सल्फेट FeSO4। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4। थर्ड हमारा क्या है बेटा, जिंक सल्फेट ZnSO4 और लास्ट हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3। हमको 4 सॉल्यूशन गिवन है और 4 मेटल्स गिवन है। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, 1 by 1 एक एक मेटल को इन सभी सॉल्यूशंस के साथ ऐड करना है और उसके बाद हम लोगों से कुछ क्वेश्चंस गिवन है बेटा, उन क्वेश्चंस को बताना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो देखिए आप सभी लोगों ने जो है रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रखी होगी, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद भी कराई थी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझाया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब देखिए जब भी हम लोग जो है रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो हमारी रिएक्टिविटी क्या करती है, मेटल्स की डिक्रीज करती है। अब देखिए हमारा जो मेटल A है, A हमारा जब फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो देखिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है
और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है। देखिए ए हमारा मेटल जब फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट किया कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। अब बोल रहा है जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ब्लैंक कर दिया। इसी तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो देखिए मेटल ए जब हमारा फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। अब देखिए यहाँ पे आपका आयरन कहाँ पे, ये आपका आयरन है, मींस मेटल ए जो है आपका आयरन से तो लेस रिएक्टिव होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। देखिए इसने आयरन को रिप्लेस नहीं किया तो ये आयरन से लेस रिएक्टिव होगा। लेकिन जो आपका मेटल ए था इसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, इसने कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे रिएक्शन को शो करा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कहने का मतलब ये है कि आपका जो मेटल ए है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है लेकिन आयरन से आपका कम रिएक्टिव है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपका जो मेटल बी है बेटा, ये जब हम लोगों ने इसको फेरस सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया तो इसने फेरस सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन को शो किया, तो कहीं ना कहीं आपका जो मेटल बी होगा वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी तो इसने डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन आपका जो मेटल बी था बेटा, इसने जिंक सल्फेट के साथ कोई भी रिएक्शन को शो नहीं किया। तो देखिए आपका जो मेटल बी होगा ये आपका आयरन से तो ज़्यादा रिएक्टिव है लेकिन आपका जो जिंक है उससे लेस रिएक्टिव है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप लोग चीज़ों को समझते चलना। अब यहाँ से अगर हम लोग मेटल सी की बात करें तो मेटल सी जो है आपका सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन को शो कर रहा है, लेकिन बाकी किसी भी सोल्यूशन के साथ ये रिएक्शन को नहीं शो कर रहा है। तो आपका मेटल सी जो होगा भाई, अगर आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी तो हाइड्रोजन के बाद आपका कॉपर आता है और कॉपर के बाद आपका सिल्वर आ जाता है और गोल्ड आ जाता है। तो देखिए इसने क्या किया, इसने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। तो आपका मेटल सी जो है सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है लेकिन आयरन, कॉपर और जिंक से लेस रिएक्टिव है क्योंकि ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है। और अगर हम लोग मेटल डी की बात करें तो मेटल डी जो है आपकी सारी सॉल्यूशंस के साथ कोई भी रिएक्शन को शो नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका मेटल डी है ये आपका लीस्ट रिएक्टिव है। समझ में आ गया। अब हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। भाई यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मेटल डी जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि ये किसी के साथ भी रिएक्शन को शो नहीं कर रहा। उसके बाद आपका क्या आ रहा है, मेटल सी आ रहा है। मेटल सी जो है आपका बेटा मेटल डी से ज़्यादा रिएक्टिव है। भाई देखिए फोर्थ नंबर पे मेटल डी आ गया, थर्ड नंबर पे मेटल सी आ गया। मेटल बी जो है आपका वो आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ गया, और मेटल ए जो होगा आपका ये सेकेंड नंबर पे आ गया। अब यहाँ से हम लोग जो है क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा। तो देखिए आपका जो मेटल बी था इसने आयरन को भी डिस्प्लेस कर दिया था, तो कहीं ना कहीं आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव था। तो आपका मेटल बी जो है ये सबसे रिएक्टिव मेटल है। अब हम लोग जो है सेकेंड पार्ट को देखते हैं। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखिए आपका जो मेटल बी है बेटा, अगर हम लोग इसको कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो मेटल बी इज मोर रिएक्टिव। देखिए मेटल बी आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसी वजह से मेटल बी आपके कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो मेटल बी इज मोस्ट रिएक्टिव, सो दैट्स वाई इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन एंड शोस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये क्या शो करेगा, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेगा। ठीक इसी तरीके से आप लोगों को आंसर्स को लिखना है। एज इट इज़ अगर आप लोग लिखोगे तो आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है,
अरेंज द मेटल ए बी सी एंड डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमको इन सभी मेटल्स को अरेंज कर देना है। तो भाई सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन था? मेटल बी, तो सबसे पहले आएगा क्योंकि हम लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। फिर आपका मेटल ए, देन मेटल सी, और मेटल डी आपका क्या था? लीस्ट रिएक्टिव था। तो देखिए इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में आपके जो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सीबीएसई इस बार ऐसे क्वेश्चंस को पुटअप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल? राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब मेटल्स हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। और सेकेंड पार्ट में इसके क्या बोल दिया कि जब आयरन जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो यहाँ से अगर हम लोग आंसर को देखें तो देखिए मेटल जब आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या किसी भी कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब हम लोग जो है रिएक्शन को देख लेते हैं। तो देखिए आयरन जब हमारा H2SO4 के साथ दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये FeSO4 की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सोल्यूशन ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट? राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अगेन क्वेश्चन आपका रिएक्टिविटी सीरीज से है, कुछ नहीं करना है। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई है। चैप्टर अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है लिंक पिन कर दूंगा, आप लोग वन शॉट वीडियो देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए भी मैंने ट्रिक बताई है। कैसे? केदारनाथ, देखिए केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। तो देखिए जिंक हमारा जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक जब फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बनाएगा और आयरन देखिए हमारा बाहर हो गया। और ये हमारी किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी? ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। अब हम लोग जो है सेट थर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा पेज नंबर 49 पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो देखिए हम लोगों को जो है सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अब जब मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग जितने भी हमारे एटम्स होते हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करें तो क्या हो जाएगी? 2,8,1। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा? दैट इज आप लोग Na डॉट भी कर सकते हो और Na क्रॉस से भी जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसी तरीके से हम लोग ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,6। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन हमारा हो गया, अब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। लास्ट हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करो।
तो देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी डियर, 2,8,2। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को देखते हैं। अब वहाँ पे देखिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एटम का बनवा रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास 2 कंपाउंड गिवन है, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हम लोगों को क्या बनाना है बेटा, हम लोगों को इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, या हम लोगों को जो है इसकी फॉर्मेशन करनी है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के बेसिस पे। तो देखिए सोडियम ऑक्साइड को अगर हम लोग देखें तो जब भी हम लोग जो है बेटा स्ट्रक्चर को बनाते हैं या आयनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं, तो सबसे पहले जो है जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं सोडियम और ऑक्सीजन, हमें इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,8,1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,6। अब यहाँ से आप लोग नोटिस करो भाई, सोडियम जो है स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, और ऑक्सीजन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं स्टेबल होने के लिए। और हमारे पास यहाँ पे सोडियम के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें तो देखिए सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन है, और कितने एटम है सोडियम के, 2 एटम है। तो देखिए सोडियम के 2 एटम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को जो है बेटा, ये हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई इसके साथ कंबाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, भाई ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे दे देगा, तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव। या आपका भाई इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो Na पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, O2 नेगेटिव। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया भाई। देखिए इसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम के 2 एटम हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो कंपाउंड होगा कुछ इस तरीके से बना होगा। अब इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड को देख लेते हैं। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,8,2। अब ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा स्टेबल होने के लिए, और ऑक्सीजन क्या है 8, तो 2,6। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को बनाएं तो देखिए मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, 2, 2, 4, 2, 6, भाई हम लोगों ने इनको डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, Mg2 पॉजिटिव। भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो Mg2 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, O2 नेगेटिव। तो देखिए इस तरीके से आपका जो है ये जो कंपाउंड होगा ये न्यूट्रल हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, इनके स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन भी कर ली। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, आयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करना है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आखिर आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इतना ज़्यादा क्यों होता है। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दे कंटेन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन देम। तो देखिए जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, भाई इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के बेसिस पे होता है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। So this is because a huge amount of energy is required to break the strong bond. So इस वजह से क्या होता है,
हम लोगों को खूब अमाउंट में क्या करनी पड़ती है, एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके बीच में बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाए और जो भी हमारा कंपाउंड है वो मेल्ट करने लगे। सो दैट्स वाई दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इस वजह से क्या होता है कि जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग जो है सेट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं जो कि पेज नंबर 53 पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे कुछ टर्म्स गिवन है और हम लोगों को उन टर्म्स को समझाना है। सबसे पहले बोल रहा है मिनरल्स क्या होते हैं, तो दीज आर द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स दैट कंटेन्स मेटल विच आर फाउंड इन द नेचर। तो देखिए मिनरल्स आपके क्या होते हैं बेटा, ये आपके नेचर में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके फ्रीली पाए जाते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, आपके मेटल्स को कंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्या हो गया K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो देखिए आपका ये एलम है एंड दैट इज़ अ मिनरल। ये आपका क्या है बेटा, मिनरल है। अब आप सभी लोग जो है कमेंट करके ये बताइए कि एलम से हम लोग जो है कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं दैट इज़ ओर। अब देखिए ओर्स भी आपके क्या होते हैं बेटा, ये भी आपके मिनरल्स होते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इनसे मेटल्स को ईजिली और चीपली क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग ऐसे मिनरल्स को ओर बोल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बॉक्साइट का ओर। अब बॉक्साइट के ओर से हम लोग बेटा एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज Al2O3.2H2। अब नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, गैंग। अब गैंग क्या होता है, तो देखिए जो भी हमारे ओर होते हैं इनमें जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं या आप लोग बोल सकते हो जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है हमारे ओर में, उसको क्या बोला जाता है, गैंग बोला जाता है। तो अनवांटेड मटेरियल्स लाइक सैंड, क्ले एंड रॉकी मटेरियल प्रेजेंट इन ओर आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। तो इसको गैंग भी बोलते हैं और मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। अब देखिए हमें 2 मेटल्स के नाम बताने हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए सिल्वर और गोल्ड आपके ऐसे मेटल्स होते हैं जो वेरी अनरिएक्टिव होते हैं और ये आपके फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोग कौन सी केमिकल प्रोसेस का यूज़ करते हैं जब हम लोगों को जो है मेटल को ऑब्टेन करना होता है उसके ऑक्साइड से। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें बेटा, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए रिडक्शन मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हम लोगों को किसी भी मेटल को ऑब्टेन करना होता है उसके ऑक्साइड से। तो यहाँ पे आप लोग जो है एग्जांपल्स को भी देख लो। देखिए जिंक ऑक्साइड क्या हुआ बेटा, जिंक ऑक्साइड हमारा जिंक में रिड्यूस हो गया। भाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, देखिए जिंक ऑक्साइड था, हम लोगों ने कार्बन के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो देखिए ये जिंक बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड से जब जिंक बना बेटा, तो यहाँ पे देखिए रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस मेथड को रिडक्शन मेथड बोलते हैं। इसी तरीके से देखिए लेड ऑक्साइड, इसको हम लोगों ने रिड्यूस किया लेड में, तो लेड ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो इसने लेड बना लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट सेट को डिस्कस करते हैं, दैट इज सेट नंबर 5 जो कि आपका पेज नंबर 55 पे गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। तो देखिए आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं बेटा, जिंक का, मैग्नीशियम का ऑक्साइड और कॉपर का ऑक्साइड। इनको जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। तो हमको बताना है किसके साथ रिएक्शन होगी और किसके साथ रिएक्शन नहीं होगी। तो देखिए जिंक ऑक्साइड बेटा जिंक के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन को शो नहीं करेगा।
हालांकि इसमें बस जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ेगी लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। जिंक ऑक्साइड बेटा जब आपका मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए मैग्नीशियम आपका जो है अगेन ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा और जिंक को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अगर हम लोग जिंक ऑक्साइड की बात कॉपर के साथ करें तो यहाँ पे बेटा कोई भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर आपका क्या है, लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट हमारा बेटा आता है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम बेटा आपका जिंक के साथ कोई भी रिएक्शन को शो नहीं करेगा क्योंकि मैग्नीशियम जो आपका है ये जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगेन अगर हम लोग देखें मैग्नीशियम के साथ तो देखिए मैग्नीशियम की यहाँ पे कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी लेकिन केमिकल रिएक्शन कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा आपका कॉपर के साथ भी कोई रिएक्शन को नहीं करेगा क्योंकि ये मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखिए कॉपर ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड बेटा आपका जिंक के साथ रिएक्शन को शो करेगा क्योंकि जिंक आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से कॉपर आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। अगेन कॉपर ऑक्साइड जब आपका मैग्नीशियम के कांटेक्ट में आएगा तो देखिए मैग्नीशियम कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन को शो करेगा और यहाँ पे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और कॉपर आपका क्या कर जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। थर्ड में क्या बोल रहा है कि कॉपर ऑक्साइड जब आपका कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए कॉपर ऑक्साइड कॉपर के साथ कोई भी रिएक्शन को शो नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब हम लोग जो है सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, विच मेटल्स डू नॉट कोरोडेड इजिली। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन से मेटल्स कोरोड नहीं करते। तो देखिए ऐसे सभी मेटल्स जो आपके बेटा अनरिएक्टिव होते हैं और हमारे नेचर में फ्रीली पाए जाते हैं वो ईजिली कोरोडेड नहीं होते, बहुत टाइम बाद कोरोजन होता है उनमें। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे बेटा डेफिनेशन लिखी है, आप लोग जो है इसको अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, अब जो है लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के, दैट इज व्हाट आर एलओएस। अब आपके एलओएस क्या होते हैं, तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो एलओएस आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। तो देखिए एलओएस जो होते हैं बेटा आपके, या आपके दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ब्रास हो गया, स्टील हो गई, निकल हो गई, तो ये सभी आपके क्या होंगे, एलओएस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ खूब शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को जो है इस पूरे क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप लोग जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही साथ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।